Hello students, welcome to our current affairs session. In today's session, we will discuss some important current affairs of 22nd and 23rd September 2024. तो आज हम 22 और 23 सितंबर 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज। कुछ राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ राज्य समाचार, स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई इनिशिएटिव या स्कीम है वो डिस्कस करेंगे। बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। कुछ डिफेंस न्यूज हम डिस्कस करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ न्यूज डिस्कस करेंगे। कुछ हम स्पोर्ट्स न्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खेल समाचार देखेंगे। महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, पुस्तक और लेखक, अगर रिसेंटली कोई बुक अभी लॉन्च की गई है तो किसने अनावरण किया है या कौन उसके राइटर है। रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड, चाहे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग की है चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, सो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां देखेंगे, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन देखेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द टूडेज लेक्चर। तो आज की क्लास का सारांश क्या रहा है, क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है, वो कंप्लीट हम आज की क्लास में देखेंगे। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार से, इंटरनेशनल न्यूज से। सो अभी इंडिया और डेनमार्क ने बेसिकली एक मैरीटाइम टाई साइन किया है, बेसिकली एक हरित शिपिंग, डिजिटलीकरण और सतत विकास पर केंद्र करते हुए समुद्री समझौतों को बेसिकली या संबंधों को भारत और डेनमार्क ने मजबूत किया है। सो भारत और डेनमार्क ने एक समुद्री मुद्दों पर एक विस्तारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और डेनमार्क के मोर्टन बोर्डस्कॉफ द्वारा नई दिल्ली में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मेजरली पर्पस है गुणवत्ता शिपिंग, पोर्ट राज्य नियंत्रण, समुद्री प्रोटेक्शन और हरित समुद्री प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। समझौते ज्ञापन में भारत में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए भी एक प्रावधान शामिल है। दोनों देश डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों पर काम कर रहे हैं ताकि कार्बन न्यूट्रल किया जा सके, बेसिकली जिसमें जहाजों के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया आधारित ईंधन का विकास शामिल हो। तो इंडिया और डेनमार्क के बीच से आपको याद रखना है एक एग्रीमेंट, एक एमओयू साइन हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन शिपिंग के लिए और डिजिटलाइजेशन के लिए, ताकि मेरी टाइम्स जो रिलेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके दोनों कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के लिए अभी भारत और भूटान ने क्या किया है, एक दूसरे का एक मीटिंग की, एक द्विपक्षीय बैठक की है ताकि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो भारत की फसाई है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भूटान खाद्य और औद्योगिक प्राधिकरण के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। बैठक भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। मार्च 21, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते को लागू करने पर चर्चाएं केंद्रित रहीं। समझौते का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, नियामक ढांचे को संरेखित करना, खाद्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाना और दोनों देश के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इंडिया और भूटान के बीच एक कॉपरेशन हुआ है ऑन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। अभी हमारी कैबिनेट ने 18 सितंबर को कुछ बेसिकली इनिशिएटिव्स को अप्रूवल दिया है, कुछ पहलों को मंजूरी दी है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। तो कौन कौन सी पहल इसके अंदर आती है, एक बार वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी, जिसमें एक साथ चुनावों पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश और जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए बायो राइडर योजना शामिल है।
उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को 5 वर्षों के लिए कुल 69,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का भी विस्तार किया गया है। उसके साथ साथ चंद्रयान 4 और शुक्र की खोज के लिए शुक्र ऑर्बिटर मिशन विच इज वीनस ऑर्बिटल मिशन को भी मंजूरी मिल गई है। क्लियर? तो जल्दी हम चंद्रयान 3 और शुक्र के लिए भी, वीनस के लिए भी एक मिशन तैयार करेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से न्यूज है। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने अप्रूवल दे दिया है अश्विनी को फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर प्लांट ट्रांसफर माही बनवारा प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु संयंत्रों के निर्माण के लिए अश्विनी को मंजूरी दी। राजस्थान में माही बांसवाड़ा परियोजना को स्थानांतरित किया। तो अश्विनी NPCIL 51% और NPTC लिमिटेड 59-50 के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह संयुक्त उद्यम भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने के लिए अधिकृत है। इस पहल का उद्देश्य है 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को लगभग 22,800 मेगावाट तक बढ़ाना। यह परियोजना 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगी। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो नेशनल न्यूज, क्लीन बीच कैंपेन। तो मुंबई में अभी बेसिकली कोस्टल लाइंस को क्लीन करने के लिए इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन डे के उपलक्ष्य में क्या चलाया गया है? भूपेंद्र यादव के थ्रू क्लीन बीच कैंपेन चलाया गया है। तो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, उन्होंने द क्लीन बीच अभियान 2024 का नेतृत्व किया। इसको किसके साथ जोड़ा गया है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई अभियान जो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, उसके साथ जोड़ा गया। अब इस क्लीन बीच अभियान में मुंबई की जुहू बीच पर बेसिकली जहां यह घटना मुंबई के जुहू बीच पर हुई, जहां मंत्री ने सक्रिय रूप से सफाई गतिविधियों में भाग लिया। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और स्वस्थ तटीय पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो भूपेंद्र यादव लॉन्च क्लीन द बीच कैंपेन 2024 इन मुंबई। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। सो मिजोरम से स्टेट न्यूज आ रही है। जो अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं लालदूमोह, अभी उन्होंने फार्मर्स के लिए, फार्मर्स और जो बिजनेसमैन है, जो उद्यमी हैं, जो किसान हैं, उनको समर्थन देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिस योजना का नाम क्या है? बाना काइये। तो एक बार देख लेते हैं बाना काइये। सबसे पहले तो हमें समझ आ गया मिजोरम की स्कीम है, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है। तो 19 सितंबर को मिजोरम के मुख्यमंत्री ने छोटे उद्यमी और किसानों का समर्थन करने के लिए मिजोरम बना काइये योजना की शुरुआत की है। इस योजना का पर्पस बेसिकली आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें हाथ पकड़ने का समर्थन, समूह के माध्यम से सतत विकास और बाजार समर्थन जैसे घटक शामिल है। वित्तीय सहायता पैकेज उन लोगों को जो अपने ऋण चुकाते हैं 50 लाख रुपए तक के ऋण और ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। सरकार ने 2024-25 के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। क्लियर? तो बाना काइया फार्मर्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मिजोरम सरकार ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टेट न्यूज। तेलंगाना सरकार ने क्या किया है? 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 17 सितंबर को क्यों? क्योंकि 17 सितंबर जो 1948 में हैदराबाद भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिवस के रूप में अब केंद्र सरकार बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगी। राष्ट्रीय ध्वज इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों, शहरी स्थायी निकायों, ग्राम पंचायतों में फहराया जाएगा। पहले भारत सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्त दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय की स्मृति में यह दिन मनाया जाएगा, क्योंकि 17 बेसिकली सितंबर 1948 को हैदराबाद को इंडियन आर्मी के थ्रू भारत में मर्ज कर लिया गया था। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्टेट न्यूज। तो अभी लद्दाख में जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं BD मिश्रा, उन्होंने नोवा जांस्कर महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। तो बेसिकली लद्दाख में एक वैली है, जांस्कर वैली, ये कल्चरल इवेंट है। तो उस वैली में जांस्कर एक रिवर है, वहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है।
तो जांस्कर फेस्टिवल आपको याद रखना है, स्पेशली लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। और किसने इनॉग्रेट किया इसे? बीडी मिश्रा ने। और कौन से नंबर का फेस्टिवल है ये? 9वें नंबर का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल का बेसिकली पर्पस क्या है? जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कारगिल को बढ़ावा देना। विभिन्न बेसिकली होता क्या है इसमें, जो ट्राइबल एरियाज है, जो बहुत सारे समुदाय हैं, वो मिलकर इस फेस्टिवल को या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं मुखौटे नृत्य के साथ। क्लियर? तो जांस्कर को आधिकारिक रूप में जिला घोषित किए जाने के बाद यह त्योहार पहली बार मनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? जब जांस्कर को पहली बार ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो नेक्स्ट हमारी बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च एनपीएस वात्सल्य पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स इन न्यू दिल्ली। तो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किया है। तो 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य का शुभारंभ किया। योजना माता पिता और अभिभावकों को नाबालिगों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपए की राशि के साथ एक पेंशन खाता में निवेश करने की अनुमति देती है। भारत भर में 75 स्थानों पर एक साथ लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें नाबालिगों को 250 से अधिक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या वितरित की गई। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनपीएस वात्सल्य की सदस्य के लिए भी लॉन्च किया गया था। साथ ही एक विस्तृत योजना पुस्तिका भी जारी की गई थी। योजना का उद्देश्य व्यवस्थित बचत के माध्यम से नाबालिगों के भविष्य को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट है जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने 6.75% ब्याज दर पर लिक्विड प्लस एफडी लॉन्च की। तो लिक्विड प्लस एफडी किसने लॉन्च किया? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया, जिसमें कितना ब्याज दर दिया जाएगा? 6.75%। तो एफडी को उन व्यक्तियों एचएनआई और कॉर्पोरेट के लिए डिजाइन किया गया है जो सुरक्षा और तरलता के साथ अल्पकालिक निवेश विकल्पों की तलाश में है। कार्यालय 7 दिन से 180 दिन तक होगा, जिसमें खुदरा जमा के न्यूनतम जमा राशि 10 लाख रुपए है, मतलब मिनिमम डिपॉजिट 10 लाख होगा। एफडी एक ही दिन में रिडेम्पशन की अनुमति देता है और आवश्यकता अनुसार जमा की गई राशि का एक हिस्सा निकालने का विकल्प भी प्रदान करता है। यह एफडी के खिलाफ तत्काल नगद जरूरतों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर ने 2 एमयू साइन किए हैं डिफेंस इंडस्ट्री में कॉर्पोरेशन के लिए। किस किस के साथ? ईडीसीसी और ईडीजीई, एमिरात डिफेंस कंपनी काउंसिल, और ईडीजीई ग्रुप ऑफ यूएई। तो यूएई की 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भारतीय रक्षा निर्माता के समान बेसिकली जो मैन्युफैक्चर है एसआईडीएम, उसने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2 समझौते साइन किए हैं विद ईडीसीसी और ईडीजीई। समझौते ज्ञापनों का उद्देश्य रक्षा उद्योगों, प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और संयुक्त परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ाना है। अबू धाबी में उद्घाटन भारत यूएई रक्षा उद्योग सहयोग मंच के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग का केंद्र बिंदु मानव रहित प्रणालियों का संयुक्त विकास, अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का सह उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज है। यह साझेदारी भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे में भारत की भागीदारी के साथ मेल खाती है। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लॉन्च अमृत कटला एट ICAR CIFA भुवनेश्वर। तो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह ने भुवनेश्वर के ICAR CIAF में अमृत कतला का शुभारंभ किया। सो बेसिकली भुवनेश्वर में ICAR CIF में अमृत कतला मीठे पानी की मछली कतरा की आनुवांशिक रूप से उन्नत किस्म का शुभारंभ किया गया। अमृत कतला को व्यापक वितरण के लिए किसानों को राष्ट्रीय मीठे पानी की मछली ब्रूड बैंक को दिया गया है। ICAR CIFA ने 2010 में कतला मछली के शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए चयनात्मक प्रजनन शुरू किया था। इस परियोजना ने पश्चिम बंगाल और बिहार सहित विभिन्न राज्यों से 9 कतला नस्लें एकत्रित की। अमृत कतला परियोजना को 96 ICAR स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस पर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो बेलाटिक
एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 लॉन्च किया, जो 180 से 250 किलोमीटर के यूलेरो पर संचालित होने वाला एक उपग्रह है। तो बेलास्टिक एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 लॉन्च किए, जो 180 से 250 किलोमीटर की अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिटल में संचालित होने वाला एक अभिनव उपग्रह है। परियोजना का अनावरण 8वें बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान किया गया। प्रोजेक्ट 200 का उद्देश्य एक नए उन्नत प्रणोदक प्रणाली द्वारा संचालित एक अपरंपरागत उपग्रह को योग्य बनाना है। प्रौद्योगिकी उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन, दूरसंचार और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। उपग्रहों को 200 किलोमीटर की निम्न ऊंचाई पर संचालित करने से छवि संकल्पना में सुधार होगा, संचालित विलंबता कम होगी और उपग्रह लागत भी कम होगी। नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से न्यूज हो, इसरो इन स्पेस एंड NSIL अचीव माइलस्टोन। तो ये गैर सरकारी संस्था इसरो, IN स्पेस और NSI ने गैर सरकारी संस्थान विच इज NGs के साथ 75 प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 सितंबर को 2024 इन स्पेस बेंगलुरु में अनाबोर्ड लिमिटेड, सॉल्वे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोपैक प्राइवेट लिमिटेड और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्शन लिमिटेड सहित कंपनियों के साथ 5 TTA पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस पहल का उद्देश्य व्यवसायिक अनुप्रयोगों के लिए दायरे का विस्तार करना और अंतरिक्ष उद्योग की समग्र वृद्धि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो भारत की 2024 शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक जीत। तो हम सबको पता है बुडापेस्ट हंगरी में 2024 शतरंज ओलंपियाड बेसिकली अभी कंडक्ट किए गए थे। तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीमों में स्वर्ण पदक जीते, जो भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पुरुष टीम ने अंतिम दौर में स्लोवेनिया पर 3.505 की शानदार जीत हासिल की। वहीं अजरबैजान के खिलाफ महिला टीम ने पुरुष की सफलता की जीत के साथ दोहराया। तो याद रखना है, हंगरी बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड हुए हैं, जहां पर भारत में महिला और पुरुष दोनों ने स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज। भारतीय कुश्ती चैंपियन संग्राम सिंह ने ऐतिहासिक MMA डेब्यू किया। तो व्हाट इज MMA? मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन संग्राम सिंह ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में अपना डेब्यू किया है। उनकी शुरुआत तिब्लिसी जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में हुई। संग्राम सिंह के प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय MMA प्रतियोगिता में भारतीय लड़ाकों के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है। यह पदार्पण उनके खेल करियर और भारतीय MMA के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। लैंडो नॉरिस ने रोमांचक सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की। तो 22 सितंबर 2024 को सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स में मैक्लेरन के लिए फॉर्मूला 1 में अपने करियर की तीसरी जीत लैंडो नॉरिसन ने हासिल की है। दौड़ कौशल और साहस का एक शानदार प्रदर्शन थी, जिसमें नॉरिस की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित किया गया। यह जीत चैंपियनशिप की लड़ाई में नई उत्तेजना भर रही है। नॉरिस की जीत उनकी और मैक्लेरन टीम दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। सेकंड पे वेटस्टर्पन रहे और थर्ड पे पियास्ट्री रहे। तो लैंडो नॉरिस आपको याद रखना, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स लीग किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट इज भारत ने रोमांचक फाइनल में भारत सी को हराकर दिलीप ट्रॉफी जीती। तो स्पोर्ट्स न्यूज है, इंडिया ए ने इंडिया सी के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी फाइनल में जीत हासिल की है। मैच का समापन इंडिया ए की 132 रनों की जीत के साथ हुआ। अंतिम मैच जो ड्रॉ की ओर बढ़ता हुआ लग रहा था, अंतिम चरणों में नाटकीय मोड़ ले गया। यह जीत क्रिकेट के लंबे प्रारूप की अप्रत्याशित प्रकृति और टीमों की प्रतिस्पर्धी भावना को भी उजागर करती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर 2024, तो वर्ल्ड क्लीन अप डे। तो पहली बार यूनाइटेड नेशन ने 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीनेस डे बेसिकली स्टार्ट किया है, ताकि जो सफाई है उसके बारे में या उसकी महत्वता को दर्शाया जा सके। उद्घाटन समारोह नॉर्वे में आर्कटिक शहर और समुद्री कचरा थीम के साथ आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 सितंबर 2024 को विश्व सफाई दिवस मनाने के प्रस्ताव को अपनाया था और पहली बार 20 सितंबर 2024 को ये मनाया गया है। यह दिन स्वच्छता गतिविधियों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। क्लियर?
नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डे, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 2024। तो 23 सितंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में बेसिकली मना रही है। इस दिन का उद्देश्य है जो बधिर लोगों के मानवाधिकार को साकार करने में सांकेतिक भाषा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह उत्सव 2017 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ था और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मान्यता दी गई, जो वैश्विक स्तर पर इसकी महत्ता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर। तो एक बुक है जिसका नाम है रणधुरंधर शाह जिराजे भोसले। तो बेसिकली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमर युवराज डांगट द्वारा लिखित पुस्तक रणधुरंधर का विमोचन किया। तो इस बुक को लिखा किसने है? अमर युवराज डांगट ने। और इसका अनावरण किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। पुस्तक शाहजी राजे भोसले, जो एक प्रतिष्ठित मराठा सेनापति और छत्रपति थे, शिवाजी महाराज के पिता पर केंद्रित है। तो शिवाजी महाराज के पिता थे शाहजी भोसले, उनके ऊपर है। शाहजी भोसले ने 350 वर्षों के इस्लामिक और विदेशी शासन के दौरान महाराष्ट्रियन गर्व को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में मराठा शासन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। पुस्तक में कर्नाटका में गुप्त शासन स्थापित करने में शाहजी राजे के योगदान को उजागर किया गया है। नेक्स्ट इज रैंक एंड रिपोर्ट। तो इंडिया 6th लार्जेस्ट, छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है MSI ACWI में। सो बेसिकली क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया छठी सबसे बड़ी मार्केट बन गई है इन MSCI। सो भारत पहला MSCI उभरते बाजार निवेश योग्य बाजार सूचकांक में सबसे बड़ा भारांक भी बन गया है। भारत के घरेलू शेयरों की संयुक्त भार इंडेक्स में 22.7% था, जबकि चीन का 21.58% था। ठीक है, और भारत फ्रांस से थोड़ा सा पीछे है। MSIC INC वैश्विक सूचकांक और बेंचमार्क संबंधी उत्पादों की एक प्रमुख प्रदाता है। नेक्स्ट इज IRF विच इज इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। तो अभी उसने राज्य राइनो रिपोर्ट जारी की है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील में से एक है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसिस। सो अंतरराष्ट्रीय गेंडा फाउंडेशन ने 2024 का स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट जारी किया जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति बड़े एक सींग वाले गेंडे की संवेदनशीलता को उजागर किया है। रिपोर्ट अफ्रीका और एशिया में 5 जीवित गेंडा प्रजातियों के वर्तमान जनसंख्या अनुमान और रुझान प्रदान करती है। अफ्रीका में गेंडों के शिकार में 2022 से 23 के बीच 4% की वृद्धि हुई। 2023 में 586 गेंडे मारे गए। भारत और नेपाल मुख्य रूप से पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडे की अनुमानित जनसंख्या 4014 है। यह प्रजाति को IUCN द्वारा असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया जिसमें पिछले दशक में 20% जनसंख्या वृद्धि देखी गई है बेसिकली। नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो ICMR विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है। तो UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स किसको दिया गया, अवार्ड किसको दिया गया है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए काफी काम किया है। यह पुरस्कार गैर संचारी रोग और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में ICMR की महत्वपूर्ण बहु क्षेत्रीय कार्यवाही को मान्यता देता है। ICMR ने स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को बढ़ाने के लिए सहायक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पर केंद्रित राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए। संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा सहायक प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण किया जो नीति और संसाधन आवंटन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। यूनिटेफ पुरस्कार NCD से लड़ने और मानसिक स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो अभी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अरुणाग गर्ग को न्यू DG अपॉइंट किया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के न्यू DG कौन बने हैं? अनुराग गर्ग बाय ACC। अनुराग गर्ग हिमाचल प्रदेश के कैडर के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे अनीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे। तो इससे पहले इस पद पर कौन थे? अनीश दयाल सिंह।
इस नियुक्ति से पहले गर्ग ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी सेवा की है। एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीनस्थ नोडल मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। Last news is related to summit and conference news. So India World Audio Visual and Entertainment Summit 2025 होस्ट करेगा कब? 5 से 9 फरवरी 2025 में। और कहां पर की जाएगी? ये न्यू दिल्ली में की जाएगी। तो इसका पर्पस क्या है? देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने और इसकी वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। यह संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से उद्योग के नेता, पेशावर और हितधारकों के शामिल होने की भी उम्मीद है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे 22 और 23 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी। तो सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखी, हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें हमने देखा भारत और डेनमार्क ने एक एमओयू साइन किया है फॉर मैरीटाइम टाइज के लिए, ताकि ग्रीन शिपिंग, डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और बढ़ाया जा सके। इंडिया और भूटान का कॉपरेशन देखा हमने फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशन के लिए। स्टेट न्यूज में हमने नेशनल न्यूज में हमने देखा कि कैबिनेट से कुछ अप्रूवल्स आए हैं। उसके साथ साथ डीए गिव अप्रूवल टू अश्विनी फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर प्लांट। अश्विनी को मंजूरी मिल गई है। राजस्थान में माही बांसवाड़ा परियोजना को स्थानांतरित किया जाएगा। और द क्लीन बीच अभियान भी हमने देखा, जिसको मुंबई में भूपेंद्र यादव जी ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट से देखा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बेसिकली बाना काया योजना शुरू किया, ताकि फार्मर्स और जो उद्यमिता है उसको बढ़ाया जा सके। तेलंगाना ने प्रजापालन दिवस के रूप में 17 सितंबर को मान्यता दी है। और उसके साथ साथ बीडी मिश्रा, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने लद्दाख में जांस्कर महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। बैंकिंग और फाइनेंस में हमने देखा पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य स्टार्ट किया गया है बाय निर्मला सीतारमन। उसके साथ साथ जना फाइनेंशियल बैंक ने लिक्विड प्लस एफडी लॉन्च की है। डिफेंस न्यूज में हमने देखा कि जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, उसने ईडीसीसी एंड ईडीजी के साथ 2 एमओयू साइन किए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा अमृत कटला एट आईसीएआर सीफा भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ इसरो ने इन स्पेस एंड एनएसआईएल अचीव कर लिया है। स्पोर्ट्स में हमने देखा शतरंज ओलंपियाड में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत ने अवार्ड जीते हैं। उसके साथ साथ संग्राम सिंह ने ऐतिहासिक एमएमए में डेब्यू किया है। लैंडो नॉरिस ने रोमांचिक सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। और भारत ए ने रोमांचिक फाइनल में भारत सी को हराकर दिलीप ट्रॉफी जीती। उसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे, जिसमें हमने देखा संयुक्त राष्ट्र का पहला विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024। पुस्तकों में हमने देखा नितिन गडकरी जी ने युवराज डांगर की लिखी किताब को अभी जो शाहजी भोसले के ऊपर है उसका विमोचन किया है। रैंक में भारत छठा सबसे बड़ा MSIC ACWI बाजार बना है। जलवायु परिवर्तन में हमने राइनोसिस रिपोर्ट देखी है। उसके साथ साथ हमने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में देखा, जिसमें ICMR को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है। अपॉइंटमेंट में अनुराग गर्ग को डीजी बनाया गया है एनसीबी का। और समिट एंड कॉन्फ्रेंस में भारत होस्ट करेगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।